विद्यालय विद्यालय विकास योजना का महत्व। विद्यालय विकास योजना का महत्व। स्कूल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नियमित और चल रही योजना, मूल्यांकन और समीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने और सिखाने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार में योगदान देना है। एसडीपी का महत्व है यह व्यवस्थित स्वयं मूल्यांकन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जो विद्यालय समुदाय को अपनी प्रगति की समीक्षा करने, प्राथमिकताओं की पहचान करने और आगे सुधार के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह स्कूल की प्रभावशीलता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह स्कूल समुदाय को एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करने में सक्षम बनाता है कि स्कूल क्या है और यह कहाँ जा रहा है। उद्देश्य की एक साझा भावना और लक्ष्यों का एक सामान्य समूह है। प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सीखने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाकर और माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल होने की डिग्री को बढ़ाकर, पाठ्यक्रम को वितरित करने के तरीकों को बढ़ाकर छात्र उपलब्धि के स्तर में सुधार करना है। स्कूल विकास कार्यक्रम सार्वभौमिक नामांकन, प्रतिधारण, गुणवत्ता और उचित उम्र में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करता है। एक स्कूल विकास योजना शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए बच्चों के अनुकूल, बाधा मुक्त, सुरक्षित और आकर्षक स्कूल वातावरण सुनिश्चित करती है। विद्यालय की विकास योजना यह निर्धारित करेगी कि विद्यालय अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा और वह धन सहित उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करेगा। यह स्कूल के समिति संसाधनों को उसकी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों से निपटने में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह स्कूल की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को विकसित करने में स्कूल की मदद करता है। यह शिक्षकों के पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षक विद्यालय के विकास में निर्णायक योगदान देने के लिए सशक्त है। यह विद्यालय समुदाय के ध्यान और ऊर्जा को एक व्यवस्थित तरीके से निर्देशित करता है। यह अधिक बुद्धिमानी से ऊर्जा और समय बचाता है। यह शिक्षकों और माता पिता के बीच साझा लक्ष्यों को विकसित करने में मदद करता है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हासिल करने में मदद करता है और ऐसा करने में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। एक विद्यालय नेता के रूप में रोजमर्रा की घटनाओं और प्रशासन के बोझ तले दबना आसान है। बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए समय निकालना कभी-कभी मुश्किल होता है। विद्यालय विकास योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और उन कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करेगी जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया, समीक्षा या विद्यालय विश्लेषण। इस सत्र पर स्कूल और समुदाय के बारे में डेटा एकत्रित, व्यवस्थित और विश्लेषण किया जाता है। स्कूल का पाठ्यक्रम और संगठन इसमें है। यह समीक्षा, राय और तथ्यों को इकट्ठा करने और स्कूल जीवन से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार व्यक्त करने की अनुमति देगी। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राथमिकताओं, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, चुनौतियों और अवसरों की पहचान की जाती है। विद्यालय की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यह निर्दिष्ट करता है
कि परिणाम में कौन से सुधार एक स्कूल देखना चाहता है, जो छात्र उपलब्धि, स्कूल उपस्थिति, संसाधन विकास या छात्र व्यवहार और जुड़ाव में हो सकता है। लक्ष्य विवरण और उद्देश्य स्पष्ट, विशिष्ट, छात्रों के लिए अलग अलग, मापने योग्य, पर्याप्त, यथार्थवादी और समयबद्ध होना चाहिए। डिजाइन कार्य योजना टीम के निष्कर्षों को कार्य करने की प्रतिबद्धता के एक साथ खींचती है। पहचानी गई प्राथमिकताओं को विशिष्ट उद्देश्यों या लक्ष्यों में परिवर्तित किया जाता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। कार्य योजना यह बताती है कि इसे कैसे किया जाना है, किसे करना है, संसाधनों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है और इसे करने की समय सीमा क्या है। अब तैयार विद्यालय विकास योजना को विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। SMC में स्वीकृत होने के बाद इसे ग्राम शिक्षा समिति और विभिन्न शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन और निगरान कार्यान्वयन और प्रक्रिया के दौरान कार्य योजना में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा किया जाता है। संरचनाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण, जिसमें शामिल शिक्षकों को उनके काम में सहायता मिल सके। प्रगति की निगरानी और छात्र उपलब्धि पर इसका प्रभाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। कठिनाइयों को उजागर करने और समाधान सुलझाने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जा सकती है। मूल्यांकन नियोजन चक्र के अंत में यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय समुदाय लक्ष्य को प्राप्त करने और विद्यालय की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यान्वयन की सफलता का मूल्यांकन करे। मूल्यांकन प्रक्रिया कार्यान्वयन में शामिल सभी लोगों के अनुभव को ध्यान में रखती है। प्रत्येक कार्य योजना का मूल्यांकन साक्ष्यों के आलोक में किया जाता है। उसकी सफलता के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्य की कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें की जाती हैं। RCFCE 2009 अधिनियम के अनुसार SMC मुख्य रूप से स्कूल विकास योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। SMC को विद्यालय की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और विद्यालय विकास योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देना। SMS को स्कूल का एक संस्थागत सर्वेक्षण करना चाहिए और बुनियादी ढांचे और मरम्मत की आवश्यकता वाले बुनियादी ढांचे, शिक्षण उपकरण, बच्चों की उपलब्धि, छात्र का मूल्यांकन, शिक्षक की उपलब्धि, बच्चों की उपस्थिति की स्थिति और शिक्षकों से संबंधित सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड करना चाहिए। SMC को सभी पहलुओं से संबंधित समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। SMC को अधिनियम में निर्दिष्ट मानदंडों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष के कक्षावार नामांकन और प्रधान शिक्षक, विषय शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों सहित शिक्षकों की संख्या की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए। SMC को कार्य योजना बनाने और लिखित रूप में SDP का मसौदा तैयार करने में स्कूल की मदद करनी चाहिए। स्थायी समिति को प्रस्तुत करने से पहले
SDP पर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक SMC को अपने स्कूल की निगरानी और मूल्यांकन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक स्कूल विकास योजना SDP बनानी होगी। SDP के लिए प्रारूप तय करना प्रत्येक राज्य पर निर्भर करता है, लेकिन योजनाएं आमतौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती है। स्कूल तक पहुंच। क्या स्कूल समुदाय के सभी प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के 1 किलोमीटर प्राथमिक के लिए और 3 किलोमीटर उच्च प्राथमिक के लिए के दायरे में है। स्कूल कवरेज। क्या समुदाय के 6 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल में हैं? भौतिक बुनियादी ढांचा। क्या स्कूल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचा है? अच्छी तरह से प्रकाशित कक्षाओं, सीखने के संसाधनों, एक मध्य भोजन तैयार कक्ष और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय सहित यह प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। शिक्षक। क्या 1:30 या 35 के RTI अनुपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त शिक्षक है और क्या शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है? प्रतिधारण, पदोन्नति और सीखना। बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या बच्चे अपेक्षित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप प्राप्त कर रहे हैं? SDP के कार्यान्वयन में मुद्दों को संबोधित करना। हालांकि SDP स्कूलों के विकास के लिए और इसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं शामिल हैं जिन्हें 3 साल में पूरी तरह से भरना है, लेकिन वास्तव में इसे लागू करना कठिन है। प्राय यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न समस्याएं या मुद्दे कार्यान्वयन के रास्ते में आते हैं। इसलिए SDP के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों या समस्याओं की पहचान करना आवश्यक है और हमें उनका सफलतापूर्वक समाधान करना चाहिए। प्रगति की ठीक से निगरानी करना, पेशेवर विकास प्रदान करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। फिर इसमें है माता पिता को शामिल करना, समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करना, धन का उचित आवंटन, मजबूत नेतृत्व और दिशा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता, बुनियादी ढांचे का विकास, हितधारकों की भागीदारी के बीच जागरूकता बढ़ाना, अच्छा प्रबंधन, भूमिकाओं का उचित वितरण, उचित समन्वय, लचीली योजना, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों की स्थापना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, वार्षिक समीक्षा, पाठ्यचर्या वितरण में सुधार। फिर इसमें है संगठनात्मक विश्लेषण। यह एक रणनीतिक योजना प्रक्रिया है जो कंपनियों और अन्य संगठनों को उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ उनके पर्यावरण में अवसरों और खतरों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। यह लचीली नियोजन प्रक्रिया संगठनों को उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक लोकप्रिय दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये इसका ग्राफ है। इसमें है SWOT विश्लेषण। एक लचीले यदि कुछ अस्पष्ट ढांचे के माध्यम से प्रभावी रणनीतिक प्रबंधन की नींव प्रदान करता है। एक SWOT विश्लेषण एक रणनीतिक योजना पद्धति है जो किसी संगठन की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन करती है, जो संक्षेप को
सारांशित करती है। कभी कभी संक्षेपित नाम TOWS या WOTS नच विश्लेषण के रूप में प्रकट होता है। दृष्टिकोण निर्माण, स्कूल के प्रति दृष्टिकोण निर्माण उस छवि के बारे में बताता है कि स्कूल क्या हो सकता है और क्या बनना चाहिए। यह मूल्य आशाओं और स्वप्न में गहराई से अंतर्निहित है, जबकि मिशन स्टेटमेंट यह अधिक विशिष्ट है और अक्सर यह परिभाषित करता है कि स्कूल क्या है और इसके लिए क्या पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दृष्टिकोण कथन के लक्षण निम्न हैं। फर्स्ट है, भविष्य में स्कूल क्या बन सकता है, इसकी एक सामूहिक तस्वीर या छवि। गहरे मूल्यों और भविष्य के लिए आशाओं से जुड़ा और व्यक्त किया गया। उन कार्यों और योजनाओं में अनुवादित करने की आवश्यकता है जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी बनाना, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का उपयोग करना, शिक्षण स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार है। स्कूल कैलेंडर इसमें आएगा। स्कूल कैलेंडर एक अन्य प्रकार की समय सारणी है। स्कूल कैलेंडर तैयार करना और व्यवस्थित करना एक स्कूल प्रधान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह एक सुनियोजित स्कूल कैलेंडर होता है जो स्कूल प्रधान के पास दृष्टि, ज्ञान, अनुभव और पूरे विद्यालय को जीवंत करने की क्षमता होती है। इसमें कैलेंडर एक दिन की अवधि के लिए नहीं होता, जैसा कि एक सामान्य समय सारणी में होता है। कैलेंडर में शैक्षणिक सत्र के लिए दिन भर और माहवार कार्यक्रम दिया जाता है। यह कार्य दिवसों और छुट्टियों की व्याख्या करता है। यह दर्शाता है कि छुट्टी कब होगी, जैसे वो कर्मवीर पर होगी या गर्मियों में, या क्रिसमस में, जैसे क्रिसमस ही पर होगी या गर्मियों में के दौरान होगी। यदि स्कूल सेमेस्टर प्रणाली का पालन करता है तो कैलेंडर दर्शाएगा कि सेमेस्टर कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। कैलेंडर इंगित करेगा कि कक्षा, आवधिक परीक्षण और सत्र संत या सेमेस्टर अंत परीक्षण या परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। इसमें आ जाएगा कैलेंडर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के कार्यक्रम के बारे में भी बताएगा। जब विभिन्न स्कूल वार्षिक समारोह, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, खेल दिवसों और अन्य समारोह जैसे त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों, राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस, साक्षरता दिवस, मातृ दिवस आदि को मनाया जाएगा। समय सारणी एक अच्छी समय सारणी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विद्यालय में विशेष स्थानों और घंटों में किस प्रकार की पाठ्यचर्या और सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां चल रही हैं। यह भी दर्शाता है कि ये गतिविधियां किसके पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में की जा रही है। फिर इसमें यह सारी जानकारी एक समय सारणी में समाहित हो सकती है, लेकिन गतिविधियों की संख्या और विविधता जितनी अधिक होगी, समय
समय सारणी के प्रकार भी उतने ही अधिक होंगे। सभी प्रकार की सूचनाओं के साथ केवल एक समय सारणी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। इसलिए स्कूल कार्यक्रम के अनुकुशल संचालन के लिए निम्नलिखित प्रकार की समय सारणी होना वांछनीय है। यह पूरे विद्यालय के लिए समेकित समय सारणी, इसे सामान्य समय सारणी के रूप में भी जाना जाता है। यह समय सारणी प्रतिदिन पूरे स्कूल के कार्यक्रम की पूरी तस्वीर होती है। कक्षा समय सारणी, यह प्रत्येक कक्षा और उसके वर्गों की समय सारणी होती है। यह प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में विषयों के वितरण को दर्शाता है। यह अवकाश के साथ साथ शिक्षण अवधि के बीच अंतराल और खेल तथा अन्य सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के लिए अवधि को भी इंगित करता है। शिक्षक की समय सारणी, प्रत्येक शिक्षक के पास अपने स्वयं में कार्यक्रम की एक प्रगति होती है, जिसमें उनके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का विवरण होता है। खेलों के समय सारणी, यह समय सारणी बताती है कि कौन सा समूह किसी विशेष समय में किसी विशेष खेल में लगा हुआ है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत और विषयों की कठिनाई, यह विद्यालय के विभिन्न विषयों के बीच समय और अवधि का वितरण होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक विषय को उसके महत्व के अनुसार समय सारणी में उपलब्ध होना चाहिए, जो निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य की जरूरतों से निर्धारित होता है। विषयों की सापेक्ष कठिनाई पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में गणित और अंग्रेजी को अधिक समय दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कठिन माना जाता है। जूनियर बेसिक विद्यालयों में विज्ञान की तुलना में पढ़ने लिखने, अंगणित और शिल्प को उनकी कठिन आकृति के कारण समय दिया जाता है। इसी तरह एक उपयुक्त समय सारणी तैयार करते समय विषयों की संख्या, प्रदान किए गए विषयों का संयोजन और एक विशेष उच्च उपलब्धि विद्यालय में शुरू किए गए वैकल्पिक समूहों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यालय समय सारणी के डिजाइन में स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कारक, यह प्रतिबंधित समय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय है, जिस पर स्थान प्रधान हेड का कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक उपयोगिता की कमी, यह समय सारणी को प्रतिबंधित कर सकता है, और उदाहरण के लिए बिजली नहीं होने का मतलब शाम तक का काम नहीं हो सकता। इसलिए जल आपूर्ति की कमी कला, विज्ञान, कृषि और गृह कार्य अर्थशास्त्र को प्रभावित कर सकती है। पारंपरिक दृष्टिकोण, ये संसाधनों के अभिनव उपयोग के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, जो विद्यालय की दक्षता में वृद्धि करेगा, जैसा कि पंजीकरण और असेंबली भाषा का समय और विद्यालय हॉल का उपयोग
विद्यालय हॉल का उपयोग कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? यह एक अच्छी समय सारणी तैयार करना वास्तव में एक जटिल कार्य है, क्योंकि कई कारक और परिस्थितियों जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बदलती है, इसे निर्धारित करती है। इसलिए इसके निर्माण के लिए पूरी तरह से एकता और मन के संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक अच्छी समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसमें है विद्यालय का प्रकार। जब हम पहले देखते हैं कि विद्यालय लड़कों के लिए उन्मुख है या शैक्षिक, ग्रामीण या शहरी, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक है, हम निर्धारित करते हैं कि समय सारणी तैयार करते समय स्कूल में शामिल गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना है। उपलब्ध समय की मात्रा। समय सारणी उपलब्ध समय अर्थात कार्य दिवसों की संख्या और अवकाशों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यह विभाग विनियम राज्य का शिक्षा विभाग विद्यालय वर्ष के दिवसों और उसकी शर्तों को तय करता है, अर्थात एक शैक्षणिक वर्ष कब शुरू होता है, जब और कब समाप्त होता है, विद्यालयों के दिन की अवधि और यहाँ तक कि प्रत्येक विषय के लिए अवधियों की संख्या भी निर्धारित करता है। महत्व और कठिनाई। विषय का सापेक्ष महत्व और कठिनाई मूल्य। किसी विषय को समर्पित समय उसके महत्व और उसके कठिनाई मूल्य के अनुसार होना चाहिए। कुछ सामाजिक आर्थिक विचार है जो विद्यालयों की पाठ्यक्रम में किसी विषय के महत्व को निर्धारित करते हैं। तदनुसार उन्हें समय सारणी में समय आवंटित किया जाता है। थकान की घटनाएं के तत्व स्कूल की समय सारणी के निर्माण को इस तरह से प्रभावित करते हैं। बच्चे निश्चित दिनों की निश्चित अवधि में थके हुए होते हैं और सीखने के रुचि थके हुए होते हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि प्रकृति में क्रियात्मक भी हैं। यह निश्चित रूप से ध्यान को कमजोर करता है और सीखने की रुचि को प्रभाव कम करता है। विद्यालय सभा। अधिकांश विद्यालयों में दिन की शुरुआत सुबह की विद्यालय सभा में होती है, जब पूरा विद्यालय परिवार एक साथ काम गतिविधि करने के लिए एकत्रित होता है। इस समय का उपयोग सुबह के समाचार पत्र की सुर्खियों पढ़ने, कुछ शारीरिक व्यायाम करने और राष्ट्रगान के लिए किया जा सकता है।